नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों जनगणना। जनगणना 2011 से संबंधित दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जनगणना के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वह सभी दोस्तों हम अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको MCQ टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले थ्योरी पढ़ेंगे जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद दोस्तों हम अपने MCQ को करेंगे। ठीक है, अगर आप दोस्तों इस पूरे टॉपिक को देख लेते हैं, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद दोस्तों आप MCQ लगाते हैं, तो आपकी इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। दोस्तों UKPSC UKSSC लगातार इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम उत्तराखंड की जनगणना को भी देख लेंगे, तो एग्जाम से पहले दोस्तों आपके ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। दोस्तों, जो अंतिम बार जनगणना हुई थी तो वर्ष 2011 में हुई थी, जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो आपको बताना है 7वीं। ठीक है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की जनसंख्या दोस्तों 1,21,08,54,922 जनसंख्या है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम सीधे शब्दों में बोल दें तो भारत की दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, जिसमें दोस्तों पुरुषों की जनसंख्या 62.32 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या दोस्तों 51.47 करोड़ थी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत जनसंख्या की दृष्टिकोण से पूरे विश्व में 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर दोस्तों चीन था। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य दोस्तों सिक्किम। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम दोस्तों सिक्किम राज्य की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, और चीन का दोस्तों पहला स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। ठीक है, और कोविड-19 महामारी के कारण दोस्तों 16वीं जनगणना 2021 को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, ये दोस्तों हाल ही में अब शुरू कर दी गई है, इसके आंकड़े दोस्तों जुटाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और 2026 तक दोस्तों ये जनगणना आ सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यही सब चीज़ें दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम जनगणना की शुरुआत की। जनगणना कब से शुरू हुई थी, तो दोस्तों भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इस समय दोस्तों भारत के जो वायसराय थे तो वह दोस्तों लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, किंतु देश में दोस्तों संपूर्ण जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी को हुई थी और इस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल जो था तो वह दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन था। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसे ही दोस्तों नियमित जनगणना भी कहते हैं। मतलब कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। नियमित जनगणना मतलब जैसे अब हर बार जो जनगणना होती है तो वह 10 वर्ष बाद होती है, तो ऐसे ही दोस्तों ये नियमित जनगणना है, मतलब इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। ठीक है, और आपसे पूछ ले जाए कि विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई, तो आपको बताना है स्वीडन में 1749 में। ठीक है, और दोस्तों नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी विश्व में तो वह दोस्तों 1790 में अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पश्चात 1948 में जनगणना अधिनियम पारित हुआ था और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार
एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। मतलब जो जनगणना होती है तो वह दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन ही होती है। ठीक है। और दोस्तों एक ऊपर पॉइंट छूट गया कि 1921 में भारत की जो कुल जनसंख्या थी तो वह दोस्तों 25 करोड़ थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और आज़ादी के बाद भारत की जो जनगणना हुई थी 1951 में, उसके अनुसार भारत की आबादी 36 करोड़ थी। ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए भारत की 15वीं जनगणना 2011, अब इससे संबंधित हम आंकड़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जनगणना 2000 देखते हैं। ठीक है। 15वीं जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत के 4 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य है। ठीक है। तो क्रम से हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है दोस्तों राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ आंध्र प्रदेश मत करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये हैं दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 राज्य है। ठीक है। अब बात कर लें कि न्यूनतम 4 राज्य है जिनका क्षेत्रफल कम है। ठीक है। तो दोस्तों गोवा, सिक्किम, ठीक है, त्रिपुरा, तो ये जो है आपके ये न्यूनतम एरिया वाले राज्य हैं। ठीक है। सबसे कम किसका है? गोवा का। सबसे ज़्यादा किसका है? राजस्थान का। ठीक है। इनका एरिया आपको याद नहीं करना, सिर्फ आप दोस्तों इनका क्रम याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये दोस्तों एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है? तो यह है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों लक्षद्वीप है। ठीक है। जिसका क्षेत्रफल दोस्तों मात्र 30 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो ये अभी आप याद रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दोस्तों अंडमान निकोबार, सबसे कम क्षेत्रफल वाला दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान और सबसे कम क्षेत्रफल वाला दोस्तों गोवा। ठीक है। देखिए अब देखेंगे हम जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2011। ठीक है। तो 15वीं जनगणना के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों टॉप 4 स्टेट हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लगभग 20 करोड़ जनसंख्या रहती है 2011 के अनुसार। महाराष्ट्र में दोस्तों 11.24 करोड़। ठीक है। बिहार में 10.40 करोड़। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में 9.12 करोड़। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। भारत के 4 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है। तो ये है दोस्तों। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों सिक्किम राज्य की है। ठीक है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों दिल्ली है। ठीक है। जिसकी जनसंख्या 1.67 करोड़ है। ठीक है। तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है, जिसकी जनसंख्या 64,473 करोड़ है। ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही कम है। याद रखिएगा कि सबसे कम लक्षद्वीप और सबसे ज़्यादा दोस्तों दिल्ली की जनसंख्या है। ठीक है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में। और राज्य हमने पढ़े कि सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की और सबसे कम सिक्किम की। ठीक है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम दशकीय वृद्धि दर। ठीक है। दशकीय वृद्धि दर 2011 के अनुसार दोस्तों कितनी रही? तो ये आपकी 17.64% रही है। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 सालों में भारत की जनसंख्या वृद्धि की है तो वह दोस्तों 17.67 करोड़ है, 67% है। ठीक है। जिसमें दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में 12.3% और शहरी क्षेत्र में 31.8% दशकीय वृद्धि दर हुई है। ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है तो दोस्तों मेघालय हो जाएगा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है तो नागालैंड हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर नागर हवेली हो जाएगा। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य दोस्तों लक्षद्वीप हो जाएगा।
ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत का वह राज्य जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रही, तो वह है दोस्तों आपका नागालैंड। ये दोस्तों एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों ऋणात्मक रही थी, ठीक है, -0.6%, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसकी रही? मेघालय की 27.9%, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व दोस्तों वह होता है अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग रह रहे हों, ठीक है, तो वह दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या घनत्व 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब दोस्तों भारत के एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 382 प्रति व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। जबकि दोस्तों 2001 की तुलना में इनमें 57 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पहले जो थी दोस्तों तो वह कम थी, ठीक है। अब दोस्तों 57 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो दोस्तों बिहार है, ठीक है, जिसका जन घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब दोस्तों बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 1106, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों सबसे कम है 17 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 17 प्रति व्यक्ति है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों दिल्ली हो जाएगा, जिसमें दोस्तों 11,320 लोग निवास करते हैं। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 46 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों हम लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, ठीक है। ये दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं को काउंट किया जाता है। 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 943 था, ठीक है। 2011 में कितना लिंग अनुपात है दोस्तों? 943, ठीक है। जबकि 2001 में 933 था, ठीक है। और दोस्तों 2011 में इसमें 10 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 10 दोस्तों लिंग अनुपात बढ़ा है 2011 में, ठीक है। जिसमें दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में 949 तथा शहरी क्षेत्र में 929 लिंग अनुपात है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को यही याद होगा कि 943 पूरे देश का है, ठीक है। और उसे ये नहीं पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र कितना है और शहरी क्षेत्र का, ठीक है। तो बहुत कम लोगों को याद होगा, आप इसे याद करिएगा तो दोस्तों आप प्लस पॉइंट में रहेंगे, ठीक है। तो 949 ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का दोस्तों 929 है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है तो दोस्तों केरल है, ठीक है। यहाँ का लिंगानुपात 1084 है, 1084, ठीक है। और लिंगानुपात न्यूनतम की बात करेंगे तो हरियाणा का 879, ठीक है, 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों पुदुचेरी हो जाएगा, 1037 यहाँ का लिंगानुपात है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों दमनदीप है। यहाँ का लिंगानुपात दोस्तों बहुत ही कम है और 618 है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक केरल का 1084, हरियाणा का सबसे कम 879, ठीक है। और पुदुचेरी दोस्तों यूटी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला है, 1037 यहाँ का लिंगानुपात है। और यूटी में दोस्तों सबसे कम दमन व दीप का है, ठीक है। फ्रेंड्स, लिंगानुपात किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में प्रति सैकड़ों पुरुष पर
स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं को काउंट किया जाता है, जबकि कुछ देशों में दोस्तों 100 व्यक्तियों पर ही महिलाओं को काउंट किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम साक्षरता दर। तो 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, जबकि दोस्तों 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 64.8% थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 2011 में भारत की साक्षरता दर में 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता दर दोस्तों 82.14% और महिलाओं की 65.46% है। ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा, पुरुषों की 82% और महिलाओं की 65% साक्षरता दर है 2011 के अनुसार, जबकि दोस्तों पूरे भारत की 74.04% है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों हम कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, तो दोस्तों केरल हो जाएगा। यहाँ की साक्षरता दर 94% है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, तो दोस्तों आपका बिहार हो जाएगा। यहाँ की साक्षरता दर 61.8% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, महिलाओं एवं पुरुषों में साक्षरता दर, ठीक है, कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य केरल हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी बिहार है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य तो वह भी केरल था। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा था कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो वह भी दोस्तों बिहार था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि न्यूनतम बोले या ज़्यादा बोले, ठीक है, तो ज़्यादा में दोस्तों केरल होगा और न्यूनतम में दोस्तों बिहार होगा, चाहे वे आपका पुरुष पूछे, औसतन पूछे या फिर महिला पूछे। ठीक है, या फिर ग्रामीण बोले या फिर शहरी बोले, सभी में दोस्तों आपका बिहार और केरल राज्य ही आएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि अनुसूचित जाति की जनगणना, ठीक है, मतलब SC। ठीक है, 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.14 करोड़ है और लिंग अनुपात दोस्तों 945 के स्तर पर है। ठीक है, मतलब SC का लिंग अनुपात 945 और दोस्तों कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ है। ठीक है, 2001 से 11 के बीच देश में अनुसूचित जाति की 10 के वृद्धि दर 20.08% रही। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए बात करेंगे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में रहती है, तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ST SC जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या है 4.14 करोड़। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला राज्य है तो दोस्तों मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुल जो SC वाले लोग रहते हैं तो उनकी संख्या दोस्तों 1218 है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप, ठीक है, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, जहां कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ST वाले ही रहते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पंजाब में है, जब ठीक है उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश और तीसरे चौथे स्थान पर दोस्तों क्रमशः बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं। मतलब दोस्तों अगर आपसे प्रतिशत के आधार पर पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक SC जनसंख्या पंजाब में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल में, फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, और हमने सिर्फ जनसंख्या जो देखी थी तो मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखी थी, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक SC जनसंख्या निवास करती है। जब तक प्रतिशत शब्द नहीं आएगा तब तक दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश ही लगाना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम दोस्तों अनुसूचित जनजाति की जनगणना, मतलब ST। ठीक है, तो ST की जनगणना देखेंगे तो 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या
43 करोड़ है और लिंग अनुपात 990 है। ठीक है, और 2001 से लेकर 11 के बीच अनुसूचित जनजाति की 10 के वृद्धि दर दोस्तों 23.07% रही है। दोस्तों आप लिंग अनुपात याद रखिएगा 990 है। ठीक है, जबकि दोस्तों हमने एससी का जो देखा था तो 945 था। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एससी का डबल है। आप लास्ट अंकों को देखेंगे तो डबल हो रहा है एससी का लिंग, एससी के कंपेयर में एसटी का लिंग अनुपात। ठीक है, देखिए यहाँ पर 45 है, यहाँ पर बोल सकते हैं 90 है। ठीक है, जबकि पूरे भारत का जो लिंग अनुपात था तो वह 943 था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य देखें तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में सबसे कम जो जनसंख्या है तो वह गोवा में है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर नागर हवेली है। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कोई भी एसटी निवास नहीं करता। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम एसटी जनसंख्या किस राज्य में है तो दोस्तों गोवा में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों दादर नागर हवेली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला तो दोस्तों आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो निवास करती है मिजोरम में निवास करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नागालैंड में, तीसरे और चौथे स्थान पर दोस्तों आपका क्रमशः मेघालय और अरुणाचल प्रदेश रहेंगे। ठीक है, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत मिजोरम में, फिर नागालैंड में, फिर मेघालय में, फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हरियाणा और पंजाब ऐसे दो राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में दोस्तों एसटी जनसंख्या निवास नहीं करती है। ऊपर हमने देखा था कि जहां पर एससी जनसंख्या नहीं रहती तो वह थे दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। यहाँ पर दोस्तों एससी जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा में एसटी लोग निवास नहीं करते। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों देश में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है और ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84% है, जबकि 2001 के जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 27.8% थी। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। ठीक है, तो याद रखिएगा अब 31.16% हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है तो वह आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों में न्यूनतम जो जनसंख्या है तो वह दोस्तों आपके सिक्किम राज्य में है। ठीक है, और दोस्तों नगरियों में बदल जाएगी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में और सबसे कम वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है तो वह आपके गोवा में है। ठीक है, तो सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या जो रहती है गोवा में रहती है। उसके बाद दोस्तों मिजोरम में हो जाएगी और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उसके पश्चात बिहार है। ठीक है, तो सबसे कम न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या रहती है प्रतिशत में तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रहती है। इसके विपरीत बोले तो दोस्तों न्यूनतम कि गांव में, ठीक है, कि गोवा में जहां शहरी जनसंख्या है तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या होगी। मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कि जैसे गोवा है, गोवा में क्या होगा दोस्तों कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या रह रही है तो इसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर दोस्तों
कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या होगी प्रतिशत में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों उल्टा हो जाएगा कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है प्रतिशत में। ठीक है, तो ये आंकड़े आप याद रखिएगा, ये दोस्तों बड़े माइंड से करने होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने अपनी 2011 की जनगणना को डिटेल से देखा। ठीक है, आगे दोस्तों हम जो कुछ छोटा होगा तो वह दोस्तों MCQ में कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये दोस्तों थ्योरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये पूरी क्लास देखी तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों UKSSC UKPSC जनगणना से हर बार प्रश्न पूछता है और कम से कम दोस्तों 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है पर इससे दोस्तों हर बार प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, जो दोस्तों UKPSC है उसका यह एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे MCQ को। ठीक है।